ये कहानी शुरू होती है यूरोप से। वहां एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जिसका मकसद है यूक्रेन की मदद करना। रकम है 3.7 बिलियन यूरो। ये पैसा रूस के उन एसेट्स से आया है जिन्हें फ्रीज कर दिया गया था, और ये उस पर कमाया गया ब्याज है। तो यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया कि ये सारा मुनाफा यूक्रेन को दे दिया जाएगा। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, ईयू रूस के ओरिजिनल पैसे यानी प्रिंसिपल अमाउंट को हाथ नहीं लगा रहा है, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ उस पैसे से जो मुनाफा बन रहा है, जो ब्याज आ रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ओरिजिनल पैसा सेफ है, पर उसकी कमाई यूक्रेन को जा रही है। तो सवाल उठता है कि ये कदम अभी क्यों उठाया गया। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन को मिलने वाली इंटरनेशनल मिलिट्री मदद, खासकर अमेरिका से, अचानक बहुत कम हो गई है, और यूरोप उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये प्लान इतना सीधा भी नहीं है। इसकी असली पेचीदगी समझने के लिए ये देखना होगा कि ये एसेट्स हैं कहां। और डेटा देखें तो पता चलता है कि इसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक देश के पास है, और वो देश है बेल्जियम। तो चलिए अब बेल्जियम चलते हैं और देखते हैं कि इतनी बड़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारी ने उसे कैसे एक अजीब और काफी रिस्क वाली सिचुएशन में डाल दिया है। देखिए, बेल्जियम पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बात इन फ्रोजन एसेट्स के आगे इस्तेमाल की आती है, तो वो थोड़ा पीछे हट रहा है, वो हिचकिचा रहा है। तो ब्रसेल्स में सरकार को 3 बड़े डर सता रहे हैं। पहला, कि इसके लीगल परिणाम क्या होंगे। दूसरा, रूस इसका बदला कैसे लेगा। और तीसरा, जो सबसे बड़ा डर है, वो ये कि अगर कल को उसके बड़े साथी देशों ने अपना मन बदल लिया तो क्या होगा। और यही इस पूरी दुविधा का केंद्र है। एक छोटा सा देश जो इस पूरे ग्लोबल गेम में अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा बड़ा रिस्क उठा रहा है। ये डर सिर्फ रूस का नहीं है, इसकी जड़ें कहीं और ज्यादा गहरी हैं। अटलांटिक के उस पार अमेरिका की पॉलिटिक्स में जो अनिश्चितता बनी हुई है, उससे जुड़ी हैं। सोर्सेज की माने तो यूरोप के लिए सबसे बड़ा रिस्क लीगल चैलेंजेस नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में आने वाला एक जबरदस्त बदलाव। एनालिसिस एक पॉसिबल सिनेरियो की बात करता है। सोचिए, अमेरिका में एक नई सरकार आती है, वो रूस के साथ एक नई डील करती है और सारे सैंक्शंस हटा देती है। ऐसे में क्या होगा? यूरोप बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा, अपने सबसे बड़े सहयोगी के बिना, सीधे रूस के सामने। और ये जो बदलाव की बात हो रही है ना, ये एक बड़ी सोच का हिस्सा हो सकता है। कुछ अमेरिकन थिंकर्स एक नए ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसे वो द कोर 5 कहते हैं। इसमें 5 देश हैं: अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान। गौर करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में यूरोप का कोई बड़ा देश शामिल नहीं है। और इसके पीछे का तर्क क्या दिया जा रहा है? यही कि यूरोपियन देश इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो अमेरिका के सपोर्ट के बिना अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकते। तो एक तरफ वेस्ट में ये सब अनसर्टेनिटी चल रही है, और दूसरी तरफ दुनिया की बाकी बड़ी ताकतें अपने कदम चल रही हैं। ऐसे कदम जो दुनिया के नक्शे को ही बदल कर रख सकते हैं। और बस यहीं आकर हमारी कहानी ब्रसेल्स से सीधे एशिया पहुंच जाती है। यहीं आकर वो वीजा वाली बात जुड़ती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। देखिए, एक तरफ बॉर्डर पर इंडिया और चीन के बीच तनाव है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस और इकोनॉमी के मामले में दोनों देश तेजी से रिश्तों को नॉर्मल कर रहे हैं। चाइनीज प्रोफेशनल्स को वीजा जल्दी मिल रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही हैं। सोर्स के मुताबिक ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। इंडिया और चीन के बीच ये जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये उस कोर 5 वाले आइडिया में बिल्कुल फिट बैठती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पुराने अलायंसेस से ज्यादा जरूरी नई पार्टनरशिप्स हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है? यूरोप में लिया गया एक फाइनेंशियल डिसीजन और एशिया में जारी की गई एक वीजा पॉलिसी। ये दूर से देखने में भले ही अलग लगें,